हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं चाइना की आइटनरी के बारे में। अगर आप चाइना जाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। इसमें हम सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। जैसे चाइना काफ़ी आइसोलेटेड कंट्री है, तो दिमाग में आता है कि चाइना ट्रैवल करना सेफ है भी या नहीं। मैंने पर्सनली लास्ट मंथ चाइना को 15 दिन के लिए ट्रैवल किया है, तो मैं आपको अच्छे से एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ अपना। और आप भी अगर चाइना जाना चाहते हैं तो आप अपने डेज को मेरे अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं, उनमें थोड़े बहुत चेंजेस भी कर सकते हैं। तो आज इसमें हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, जैसे वीज़ा कैसे अप्लाई करना है, होटल फ्लाइट्स और वहाँ पे घूमना कैसे है, ट्रांसपोर्ट कैसे मैनेज करना है, वहाँ पे लोग इंग्लिश नहीं बोलते तो वहाँ पे लोगों के साथ कम्युनिकेट कैसे करना है। तो ये सभी टॉपिक हम इसमें कवर करेंगे। तो बगैर देर करते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वीज़ा की। वीज़ा काफ़ी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है किसी भी देश में जाने के लिए। तो चाइना का वीज़ा आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। डॉक्यूमेंट्स की अगर बात की जाए तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट होता है आपका पासपोर्ट। पासपोर्ट के अंदर आपके 2 पेज एटलीस्ट ब्लैंक हो और 6 मंथ के लिए वो वैलिड हो। 2 पेज इसलिए ब्लैंक मांगे जाते हैं क्योंकि चाइना आपको स्टिकर वीजा देता है और उसके अंदर आपको 30 डेज की वैलिडिटी मिलती है। दूसरा पेज वो एंट्री एग्जिट की स्टैंप लगाते हैं, इसलिए एटलीस्ट आपके पासपोर्ट में 6 महीने की वैलिडिटी और 2 पेज ब्लैंक होने चाहिए। उसके साथ आपके डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड है। देखो, डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो 3 सिनेरियो बनते हैं। कोई बिजनेस करता है, कोई जॉब करता है, कोई स्टूडेंट है। तो तीनों की हम डिस्कस करेंगे कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। ऑलमोस्ट सभी डॉक्यूमेंट सेम होते हैं। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट मैंने बता दिया आपको कि आपके पास वीजा के लिए आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। दूसरा डॉक्यूमेंट है आपके पास आपकी जो फ्लाइट्स टिकट है वो होनी चाहिए। उसमें आप डमी भी यूज कर सकते हैं, मैंने पर्सनली डमी यूज की थी। उसके बाद आपकी होटल रिजर्वेशन, आप booking.com से होटल रिजर्वेशन ले सकते हैं। जरूरी नहीं वो पेड हो, पर होनी चाहिए। उसके साथ आपका जो बैंक बैलेंस है कम से कम, देखो आता है ना दिमाग में कितना बैंक बैलेंस होना चाहिए, तो मैं आपको क्लियरली बता देता हूं। पर पर्सन कम से कम 70 से 80 हज़ार रुपए आपके अकाउंट में पिछले 6 महीने से मेंटेन होने चाहिए। और 1-1.5 लाख है तो बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए वीजा। ये हो गया आपका बैंक बैलेंस। और उसके बाद अगर बात की जाए तो आपको चाइना को ये भी शो करना होता है कि आप एम्प्लॉयड हैं, आप काम धंधा करते हैं या नहीं करते हैं। उसके लिए आपको शो करना होता है अगर कवर लेटर में अपने कि आप क्या काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एम्प्लॉय हैं तो आप अपनी सैलरी स्लिप शो कर सकते हैं बैंक स्टेटमेंट के साथ। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आप अपने लाइक जीएसटी सर्टिफिकेट, कंपनी इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, अगर इतनी बड़ी कंपनी नहीं है तो एमएसएमई सर्टिफिकेट, इस तरह की चीज़ें आप अपना अपने डॉक्यूमेंट्स में लगा सकते हैं। उसके साथ अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको चाहिए कवर लेटर आपके पेरेंट्स की तरफ से, स्पॉन्सर लेटर जिसको बोलते हैं, जिसमें वो बोलें कि हाँ भाई हम अपने बच्चे को भेज रहे हैं और इसके सारे खर्चे हम उठाएंगे। तो ये हो गई आपके बैंक बैलेंस की बात। इसके बाद अगर हम बात करें आपको और क्या चाहिए, एक बढ़िया सा कवर लेटर जरूर होना चाहिए जिसमें आपको डे बाई डे आपको एक्सप्लेन करना होगा कि आप चाइना में कौन से दिन कहाँ पे घूमने वाले हैं। जरूरी नहीं है अगर आप वहाँ पे 30 दिन के लिए रुकना चाहते हैं तो आपको 30 दिन की ही आइटनरी देनी है। आप 1 हफ्ते का भी अपना आइटनरी दे सकते हैं कि मैं 1 हफ्ते में वापस आ जाऊंगा। उसके बाद अपने प्लान्स को आप चेंज कर सकते हैं। तो ये कुछ सिंपल से डॉक्यूमेंट हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अपना स्पॉन्सर लेटर लगाएंगे। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आप अपना कंपनी इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट लगाएंगे और आईटीआर लगाएंगे अपने 3 साल की, 2 साल की, जितनी भी आप चाहें। साथ में अगर कंपटीशन चार्ट आपके पास है तो वो भी आप लगा सकते हैं। सेम केस एम्प्लॉय के केस में है। एम्प्लॉय में आपको अपने लाइक लास्ट 2 या 3 साल की आईटीआर से शेयर करने हैं, कंपटीशन चार्ट शेयर कर सकते हैं और बैंक स्टेटमेंट शेयर कर सकते हैं। आपके पास फिक्स डिपॉजिट वगैरह तो वो भी आप दिखा सकते हैं। वैसे इनकी जरूरत नहीं है, पर अगर आप लगा देते हैं तो आपका स्ट्रॉन्ग केस हो जाता है। यानी इसके बाद आपको जो डॉक्यूमेंट्स उनको शो करना है वो करना है आपका कवर लेटर। कवर लेटर का मैंने सैंपल डाल दिया है, आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें मैंडेटरी चेंजेस कर सकते हैं। एज इट इज़ भी आप आइटनरी दे दोगे तो आपको इजीली मिल जाएगा और काफ़ी आसान सा प्रोसेस है। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आपको एक सिंपल सा फॉर्म भरना है। सिंपल तो नहीं है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, वो मैंने अच्छे से भर के बता दिया है, जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा और इधर किधर कहीं पॉपअप भी आ रहा होगा। अब वहां से अप्लाई कैसे करना है, चाइना का फॉर्म कैसे भरना है, वो आपको पता लग जाएगा। उसके बाद आपको वीएफएस ऑफिस जाना है। आप नियर बाय अपना वीएफएस ऑफिस ढूंढ सकते हैं जहाँ पे भी आपको जाना है, और बाय वॉक इन जाके वहाँ पे आप बगैर अपॉइंटमेंट के जाके आप अपनी फाइल सबमिट कर सकते हैं। और मोस्टली 5 to 7 डेज के अंदर आपको वीज़ा रिसीव हो जाता है। स्टिकर वीज़ा आपको चाइना देता है। स्टिकर वीज़ा की अगर कॉस्ट की बात करें तो लगभग वीएफएस की फीस वगैरह मिला के 4700 समथिंग, आप 5000 मान के चलो कि 5000 में आपको वीज़ा मिल जाएगा, क्योंकि आप जाओ भी तो है ना वहाँ पे वीएफएस ऑफिस में। तो सारे खर्चे मिला के आपका 5000 रुपये में वीज़ा मिल जाएगा, जिसमें आपको 30 डेज के स्टे के साथ 90 डेज की वैलिडिटी मिलेगी आपके स्टिकर वीज़ा पे, जो कि काफ़ी आसान है। वीज़ा के बारे में अगर आप पूरा डिटेल से देखना चाहते हैं तो दूसरा वीडियो जरूर देख लेना। स्टेप बाय स्टेप मैंने उसमें सारी चीज़ें बता दी हैं। वीज़ा आपका हो गया। वीज़ा आने के बाद अब बात आती है फ्लाइट्स की।
फ्लाइट्स की अगर बात करें तो इंडिया से चाइना जाना थोड़ा सा महंगा है, बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है, थोड़ा सा महंगा है, यानी 30 से 35 हज़ार रुपये में आपको राउंड ट्रिप मिलता है। संघाई वगैरह का, बीजिंग की अगर बात करें तो 40-45 भी हो जाता है, क्योंकि संघाई कैपिटल है, थोड़ा सा दूर भी पड़ता है। वो थोड़ा नॉर्थ में है, इसलिए संघाई थोड़ा सा नीचे है बीजिंग के, तो थोड़ा सा कम रेट है फ्लाइट्स के। बट मेरी जो सजेशन है, आप डायरेक्ट चाइना ना जाके आप हांगकांग से चाइना में एंटर करें, जैसे मैंने किया था। वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे। अगर आप चाइना जा रहे हो तो आप हांगकांग लैंड करो, हांगकांग की फ्लाइट आपको 10 से 12 हज़ार रुपये में इजीली मिल जाएगी, हांगकांग घूमो 2 या 3 दिन। इसका बजट की अगर बात करें तो अगर आप बजट ट्रैवलिंग करते हैं तो 15-20 हज़ार रुपये में हांगकांग आप इजीली घूम सकते हैं। ठीक है, वीजा की आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको सिंपल सा एक पार फॉर्म भरना है, प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर के आप वहां पे लैंड कर सकते हो। वैसे अगर मैं बताऊं, हांगकांग भी चाइना का ही पार्ट है, बट वो अपने आप को एक अलग कंट्री क्लेम करता है और उसको यूएन भी रिकॉग्नाइज करता है। वो एक स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट है, रीजन है चाइना का, जो कि अलग पासपोर्ट होल्डर है, यानी उनके पास अपना खुद का पासपोर्ट है, बट हाँ वो कहीं ना कहीं चाइना का ही पार्ट है। आप चाइना से एंटर कर सकते हैं, और 12 हज़ार रुपये में आप मैक्सिमम चाइना हांगकांग के अंदर एंट्री करो। चाइना का हांगकांग वाला पार्ट घूमो, उसके बाद आप एंटर कर दो शेंजन से मेट्रो लेके, कहीं पे भी, मतलब कहीं पे भी। जैसे मैंने एंटर किया था पर्सनली चाइना के अंदर शेंजन में, हांगकांग से शेंजन में गया था सिर्फ 800 रुपये में। तो आप भी इस तरीके से एंटर कर सकते हो, जिसमें आपकी दो कंट्रियाँ एक साथ हो जाएंगी। और मकाओ भी आप जा सकते हो। बाकी ये काफ़ी लंबा ट्रिप हो जाएगा। हाँ, बाकी इजी वे में आपको बता रहा हूँ, मेरे व्लॉग अगर आपने देखे तो बहुत आसान लगेगा आपको, ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, जिससे आप 2-3 कंट्री एक एक साथ में कर सकते हो। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप डायरेक्ट चाइना लैंड कर रहे हो या फिर हांगकांग से लैंड कर रहे हो, ये मेरी एक आपको ओपिनियन थी। उसके बाद अगर आप वहाँ पे लैंड करते हो तो आपको होटल बुकिंग्स भी आपको शो करनी होती है, कई बार मांग लेते हैं, मेरे से नहीं मांगी थी, कोई भी क्वेश्चन नहीं किया था, सीधा एंट्री उन्होंने दे दी थी। बट हाँ, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, आपके होटल रिजर्वेशंस भी होने चाहिए। अब होटल्स की अगर बात करें, अगर आप होटल की बात करोगे तो मान के चलो कि आपको कम से कम 1,000 रुपये पर डे का इजीली पड़ जाएगा, एवरेज निकालोगे तो। अगर आप 15 दिन वहाँ पे रह रहे हो तो आप एवरेज लेके चलो कि आपको, चाइना वैसे काफ़ी सस्ता है, कुछ सिटीज़ काफ़ी महंगी हैं, जैसे उनकी कैपिटल होगी संघाई होगी, बट अगर आप थोड़ा सा आउटर में लेते हो तो आप 1,000 रुपये में भी इजीली होटल ले सकते हो। होटल का आपका पर डे का हो जाएगा लगभग 1,000 रुपये, और होटल मैं बुक करता हूँ हमेशा अगोडा और Booking.com से। पहले मैं देखता हूँ Booking.com पे, फिर उसी होटल को कई बार मैं कंपेयर करता हूँ अगोडा पे या फिर अदर वेबसाइट्स पे। दूसरा, अगर हॉस्टल्स की बात करें तो Hostel.com से भी आप हॉस्टल बुक कर सकते हो, Booking.com से भी कर सकते हो। दोनों पे आप सेम होटल्स को कंपेयर कर सकते हो, जो आपको सस्ती डील दे रहा है आप उससे बुक कर सकते हो। और सेम मैंने बताया कि 1,000-1,500 रुपये में आपको बढ़िया से बढ़िया मिल जाएगा, कई बारी आपको 700-800-400 रुपये में भी बहुत बढ़िया हॉस्टल या फिर होटल मिल जाएगा। मैंने 800 रुपये में भी होटल बुक किया है जांगजियाजे में। तो इट्स डिपेंड कि आप कौन सा होटल ले रहे हैं। मैं बजट स्टे करता हूँ, बजट ट्रैवल करता हूँ। तो अगर आप बजट ट्रैवलर हैं तो ये वीडियो आपको बिल्कुल परफेक्टली बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देगी। और लग्जरी में तो आप कितना भी पैसा स्पेंड कर सकते हैं, लग्जरी की अगर हम बात करें तो। अब बात आ जाती है, फ्लाइट हो गई, होटल्स हो गया, अब उसके बाद वहाँ की जो करेंसी है वो कैसे मैनेज करें। करेंसी के केस में आप फॉरेक्स कार्ड कैरी कर सकते हैं, और वहाँ की जो करेंसी है वो है युआन, चाइनीज येन युआन। और जो उसकी वैल्यू है वो लगभग 10 पॉइंट समथिंग है, 11 मान के चलो, यानी हमारे 11 रुपए और उनका 1 येन बराबर है, युआन एक बराबर है। ओके, तो एग्जैक्ट रेट चेंज होते रहते हैं, गूगल पे आप चेक कर सकते हो। अब बात करते हैं वहाँ पे आप कैश कितना कैरी कर सकते हैं। मैं पर्सनली डॉलर कैरी करता हूँ, मैं फॉरेक्स कार्ड बहुत ही रेयर यूज़ करता हूँ, मैं डॉलर कैरी करता हूँ। और 1,000-2,000 डॉलर तक आप इजी लेके जा सकते हो, वो ऐसा कुछ पूछेंगे नहीं। और उसके बाद अगर हम बात करें फूड की, फूड वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सस्ता है, अगर आप नॉन वेज खाते हो। और अगर आप वेज भी खाते हो और बजट ट्रैवलर हो तो एक पर्सन पूरे दिन में 500 रुपये में मैनेज कर सकता है। मैंने 2 पर्सन का 15 दिन का मिल 6,000 रुपये में मैनेज किया है वहाँ पे। यानी डिपेंड करता है कि आप कैसा खाना खा रहे हो, हम बहुत सिंपल खाना खाते हैं और अवॉइड करते हैं नॉन वेज को, जितना हो सके हम वेज पे सर्वाइव करते हैं। और वहाँ पे आपको वैसे तो पर्सनली अगर मेरा जो एक्सपीरियंस है, आपको वेज मिलेगा नहीं, इंडियन रेस्टोरेंट्स में भी जाओगे तो बहुत महंगे वहाँ पे होंगे और बहुत रेयरली मिलेंगे। दूसरा, आप वहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो अपने फूड को, यानी आप किसी भी जगह पे जाओ तो उनसे आप बोल सकते हो कि भाई इसके अंदर मीट मत डालना, बाकी आप चीज़ें दे दीजिए। तो इस तरीके से आप अपने फूड को मैनेज कर सकते हो। अब बात आती है ट्रांसपोर्ट की। ट्रांसपोर्ट की अगर बात करें तो चाइना का जो ट्रांसपोर्ट है वैसे महंगा नहीं है, अगर डिस्टेंस को देखा जाए। उनकी जो सिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा दूर दूर हैं। यानी अगर आप फॉर एग्जांपल बीजिंग से शंघाई जा रहे हो, जांगजिया से शंघाई जा रहे हो, तो 24-24 घंटे की ट्रेन भी है। और हाई स्पीड ट्रेन में अगर आप जाओगे, देखो चाइना के अंदर बहुत बड़ा रेल नेटवर्क है हाई स्पीड ट्रेन का, आई थिंक एशिया का सबसे बड़ा भी हो सकता है, बट मैं श्योर नहीं हूँ।
पर बुलेट ट्रेन्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगी है, और उनके पास वास का मैंने कुछ सिस्टम कहीं पे मिला नहीं। यानी आपको जहाँ पे भी जाना तो इंस्टेंट टिकट बुक करना होगा, एक दो दिन पहले कर सकते हो। वो आप trip.com या फिर बहुत सारी वेबसाइट है उनसे आप कर सकते हो। तो मैंने वहाँ पे सिर्फ एक या दो बुलेट ट्रेन ली थी, उसके बाद मैंने ली थी लोकल ट्रेन्स, क्योंकि अगर आप एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो लोकल ट्रेन्स में आप घूमो। अगर आपको इंटरसिटी घूमना है तो हाँ, उनकी जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा दूर दूर है, 1200 किलोमीटर, 800 किलोमीटर, 1100 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर, ऐसे ऐसे है। तो आपका जो टाइम है ट्रेन के अंदर 14 घंटे, 10 घंटे ऐसे बीतेगा। तो अब मैं करता हूँ बजट ट्रैवलिंग, तो मैं जितनी भी मैंने ट्रेन ली मैक्सिमम डिस्टेंस वाली, वो ली मैंने थर्ड क्लास। और मैंने प्लान कुछ इस तरीके से किया कि मैं डायरेक्ट ना जाके ट्रेन को, जैसे 24 घंटे की मेरी ट्रेन थी, अगर मैं डायरेक्ट जांगजिया जैसे मैं जाता सांघाई या फिर बीजिंग, तो मेरे लगभग 22 से 24 घंटे लगने थे। बट मैं बीच में वुहान रुक गया था एक दिन के लिए। तो इस तरीके से आप भी प्लान कर सकते हो, और आगे चल के मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे आपको करना है। तो आप ट्रेन्स में घूम सकते हो। फ्लाइट की अगर बात करें तो फ्लाइट में अगर आप घूमोगे तो जो आपका बजट है वो बहुत ज़्यादा हाई चला जाएगा। तो ट्रेन से नॉर्मली मेरे को मैक्सिमम 2-2.5 हज़ार रुपये की पर पर्सन पड़ी थी, वो भी लगभग 10-12-14 घंटे वाली फ्लाइट, ट्रेन की अगर बात करें तो। उसके बाद जो स्ट्रीट सिटी के अंदर घूमना है तो आप मेट्रो ले सकते हैं। चाइना की मेट्रो बहुत ज्यादा सस्ती है। आप 2 युआन से लेके 8 युआन में मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल कर सकते हो। नॉर्मली जो एवरेज उनका प्राइस रहता है 2 युआन, 4 युआन, 6, 2 4 6, 2 4 6, यानी 60-70 रुपए में मैक्सिमम आप सिटी के किसी भी कोने में जा सकते हो। और मेट्रो वहाँ की वेल कनेक्टेड है, आपको कहीं पे भी जाना है आप मेट्रो से जा सकते हो। सबवे जिसको बोलते हैं, सबवे कहीं पे, सबवे कहीं पे मेट्रो। ठीक है, तो आप इजीली इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। टैक्सी वगैरह काफ़ी महंगी हैं, और उनकी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम भी बहुत रहता है वहाँ पे। तो टैक्सी वगैरह मैंने अवॉइड की थी, मैंने टैक्सी कहीं पे भी नहीं ली थी। मैं पर्सनली खुद ही गया था। गूगल पे आप चेक कर सकते हैं। और सबसे मेन तरीका, आपको कहीं पे भी किसी से भी पूछना है तो आप उनको एड्रेस दिखा सकते हो। वहाँ पे बहुत सारे हेल्प काउंटर बने हुए हैं हर मेट्रो स्टेशन पे, हर रेलवे स्टेशन पे, जहाँ पे जाके आप उनको अपना एड्रेस बता सकते हो। वो आपको खुद गाइड कर देंगे कि आपको कैसे कैसे जाना है। अगर आप थोड़ा सा भी अपना दिमाग लगाते हो तो आप इजीली चाइना में घूम सकते हो। अब सबसे बड़ा पंगा आता है वहां पे कम्युनिकेशन का। वहां पे इंग्लिश बहुत रेयर बोलता है कोई। इवन जो वहां के गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं जो मेट्रो स्टेशन पे बैठे हैं, कोई भी इंग्लिश नहीं बोलता है, क्योंकि वहां पे इंग्लिश लैंग्वेज बोलने का चलन ही नहीं है। तो आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है लैंग्वेज को लेके। आप अगर इंग्लिश बोलोगे तो लोग वहां पे हंसने लग जाएंगे कि ये क्या बोल रहा है। तो आपके पास दो एप्लीकेशन जरूर होने चाहिए, जिसकी हम बात करें गूगल एप्लीकेशन में से अगर बात करें तो गूगल ट्रांसलेट, और एप्पल के आईओएस की अगर बात करें तो एप्पल ट्रांसलेट। ये दोनों होने चाहिए आपके पास, क्योंकि कई जगह पे नेटवर्क नहीं होता है, तो आपको एप्पल ट्रांसलेट की जरूरत पड़ेगी। एप्पल में आप हिंदी बोल के इंग्लिश में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर उसमें ऑप्शन नहीं होता। आपको इंग्लिश आनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आपको इंग्लिश आती है तो एप्पल ट्रांसलेटर को भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप ऑफलाइन दोनों लैंग्वेज डाउनलोड कर सकते हैं। मंडेरनी करके कुछ लैंग्वेज है चाइना की, चाइनीज लैंग्वेज सिंप्लीफाइड करके ऐसे कुछ, वो आप ऑफलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। और हिंदी डाउनलोड कर सकते हैं, इंग्लिश डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल मैप काफ़ी बढ़िया है, गूगल मैप बोल रहा हूँ, गूगल ट्रांसलेटर काफ़ी बढ़िया है। हिंदी में बोलोगे तो चाइनीज में कन्वर्ट कर देगा। और मोस्टली वो एक्यूरेसी की अगर बात करें तो 80-90% बढ़िया एक्सप्लेन कर देता है अच्छे से। तो आप इजीली वहाँ पे लोगों के साथ बात कर सकते हो गूगल ट्रांसलेटर या फिर एप्पल ट्रांसलेटर के थ्रू। तो आपका ये भी शॉर्टेड है। तो गाइज अब बात कर लेते हैं सिम कार्ड की। सिम कार्ड आप कैसे मैनेज करोगे चाइना के अंदर। देखो, चाइना के अंदर अगर आप जा रहे हो तो आपको इंटरनेट का, आपको पता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि गूगल वहाँ पे बिल्कुल काम नहीं करता है। सोशल मीडिया एप्लीकेशन जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये बिल्कुल भी काम नहीं करते हैं। तो फेसबुक थोड़ा बहुत करता है बट इतना अच्छे से काम नहीं करता है। और इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये सारी चीज़ें बंद है वहाँ पे। तो आप वहाँ पे जाके अपने एप्लीकेशंस को कैसे चलाओगे, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को कैसे चलाओगे, गूगल कैसे चलाओगे। आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप कोई ऐसा वीपीएन बाय करो, अगर आप उनका वाईफाई यूज कर रहे हो। देखो, मैं आपको बता देता हूँ, वीपीएन आपके पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप चाइना में घूम रहे हो। अब आपके पास दो ऑप्शन है। अगर आप मेरे जैसे ट्रैवलिंग करते हो, आपको यूट्यूब चलाना है या फिर अपलोडिंग करनी है या फिर ईमेल्स करनी है, काम भी करना साथ में, तो आपके पास वीपीएन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिम कार्ड की बात करें तो दो ऑप्शन है। आप ई सिम बाय कर सकते हो, फिजिकल सिम बाय कर सकते हो। मैंने पर्सनली फिजिकल सिम बाय नहीं किया था, मैंने बाय किया था ई सिम। ई सिम में मुझे सिर्फ इंटरनेट चाहिए था। और क्लूक वगैरह से अगर आप ई सिम लोगे तो 1000-1500 रुपये, 2000 रुपये में आपको पर डे का 2 GB के अकॉर्डिंग इजीली मिल जाएगा। और जो आपके पास ई सिम वाला मोबाइल है तो आप उसे विद इन 2-3 मिनट में एक्टिवेट कर सकते हो अपने सिम में, अपने मोबाइल में। ओके। फिजिकल सिम मैंने वहाँ पे नहीं लिया था, बट मैंने रेट पूछे थे, रेट बहुत ज़्यादा हाई थे। 10 दिन का अगर आप सिम कार्ड वहाँ पे ले रहे हो फिजिकली, चाइना का जो सिम है,
तो आपको कम से कम 2,000 2,500 रुपये पे करने पड़ेंगे। और जो वो सिम है उसमें बिल्कुल भी वीपीएन नहीं चलेगा, मतलब आपको प्रॉब्लम होने वाली है। तो मेरी जो ओपिनियन है, आप अपने फ़ोन में ई सिम लेके जाएं या फिर फिजिकल सिम पहले से ही लेके जाएं। या फिर आप चाइना में हांगकांग में ले सकते हो, हांगकांग में बहुत सारे ऐसे सिम मिलते हैं जो आप चाइना में भी चला सकते हो। या फिर चाइना के एयरपोर्ट से मजबूरी बन जाएगी आपकी, फिर आपको फिजिकल सिम लेना ही पड़ेगा। वहां पे वाईफाई से आप गूगल फेसबुक इंस्टाग्राम एक्सेस नहीं कर सकते। तो याद रखना, वीपीएन जरूर लेके जाना। हाँ, नॉर्ड वीपीएन वहां पे काम नहीं करता है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरा तो चला नहीं। बाकी अगर आपका चल जाए तो पता नहीं, नॉर्ड वीपीएन वहां पे काम नहीं करता है। तो आप कोई दूसरा वीपीएन ढूंढ सकते हैं। मैंने एक दो पर्सन के पास देखा था वीपीएन, वो उन्होंने जो यूज किया था, मैं अभी नाम याद नहीं आ रहा, बट मैं लिख दूंगा डिस्क्रिप्शन में कौन से वीपीएन की मैं बात कर रहा हूँ। एक जापान का बंदा था, वो वीपीएन यूज करके यूट्यूब फेसबुक सब चला रहा था वहां पे। और मेरा नोड वीपीएन काम नहीं कर रहा था। और इस तरीके से आप भी अपना सिम कार्ड मैनेज कर सकते हैं, क्लूक से आप बाय कर सकते हैं, इजीली आपको मिल जाएगा। तो गाइज अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, आइटनरी। आइटनरी में हम डे वन हांगकांग से हमने एंटर किया था शेंजन में, चाइना मेनलैंड में। और मैं गया था बुलेट ट्रेन से। बुलेट ट्रेन में मैंने 800 रुपये खर्च किए थे वहां पे जाने के लिए। 800 रुपये में हमारी 10-15 मिनट की बुलेट ट्रेन थी, जो हमें हांगकांग से लेके शेंजन गई थी। शेंजन में क्यों गया था? शेंजन में इसलिए गया था, वहां पे दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है। यानी दुनिया में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स बनते हैं वो वहां का गढ़ है, वहीं पे मैन्युफैक्चर होते हैं। चाहे वो एप्पल के प्रोडक्ट्स हों, चाहे वो सैमसंग के प्रोडक्ट्स हों, मोस्टली सभी बड़े ब्रांड्स के जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं वो चाइना के उसी रीजन में है। वहां पे मैंने अपना फर्स्ट डे एंटर किया। एंटर करने के बाद वहां पे मैंने एक्सप्लोर की इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, नाइट लाइफ एंजॉय की। और मैंने वहां पे अपना एक रात बिताई और 2 दिन बिताए वहां पे। डे वन के बाद मैं डे टू शाम को मैंने प्लान किया कि अभी मैं यहाँ से निकल के जाऊंगा दूसरी जगह पे। और जो दूसरी सिटी थी वो थी चोंगकिंग। चोंगकिंग की अगर बात करें तो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर सिटी है, बहुत ही ज़्यादा डेवलप सिटी बोला जाता है चाइना की। वहाँ पे बहुत तगड़े तगड़े स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, काफ़ी तगड़ा इंफ्रा है वहाँ पे। और आप वीडियोस में भी देख सकते हैं कि वहाँ पे कितना ज़बरदस्त है। वहां पे मैंने 2-3 चीजें विजिट की थी, जिनमें से एक थी, एक ट्रेन एक बिल्डिंग के अंदर घुसती है। बहुत ज्यादा मैंने उसके वीडियोस देखे थे यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे। काफी ज्यादा फेमस प्लेस है चोंकिंग का। तो मैं वहां पे गया, मैंने वो देखा, काफी बढ़िया था एक्सपीरियंस, काफी बढ़िया था, काफी चीजें जानने को मिली। हाँ, सोशल मीडिया पे थोड़ा ओवर हाइप्ड है वो, पर हाँ देखने में काफी सही लगते हैं। आप वहां पे भी 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए प्लान कर सकते हैं चोंकिंग के अंदर। मैंने वहां पे 2 रातें बिताई थी और 3 दिन बिताए थे, जिनमें मैं विजिट किया वहां पे। उसके बाद ट्रेन के बाद, जिसको मोनोरेल बोलते हैं, जो बिल्डिंग के अंदर घुसती है, उसके बाद मैंने विजिट किया था वहां पे एक दूसरा एरिया, जहाँ पे पेडेस्ट्रियन स्ट्रीट करके था, जो चाइना की हिस्ट्री से भी रिलेटेड है। चाइना ने जब जापान जापान वार के टाइम पे उनकी जब कोई संधि हुई थी, पता नहीं जीत हुई थी, उस टाइम पे उन्होंने वहीं पे एक अपना एक मीटिंग टाइप किया था, और वहीं पे उन्होंने फिर एक घंटा घर सा बना दिया था। और वो एरिया काफ़ी पॉपुलर है वहाँ पे। बोला जाता है कि वो चाइना का न्यूयॉर्क भी है, क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगी हुई हैं, आप लोग देख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा, मतलब फेमस प्लेस है, बहुत ही ज़्यादा हैपनिंग प्लेस है। वहाँ पे आप फूड खा सकते हो, चाइना के डिफरेंट डिफरेंट ट्रेडिशनल डिशेस को खा सकते हो, यानी बहुत मज़े कर सकते हो इन शॉर्ट। उसके बाद एक दूसरा प्लेस काफ़ी फेमस था वहाँ पे, जो कि एक ऐसी बिल्डिंग है कि 0 फ्लोर और 22 फ्लोर एक ही टाइम पे आपको एक ही जगह दिखते हैं। यानी आप एक ऐसे जगह पे होते हो कि आप होते तो 22वें फ्लोर पे हो, बट अगर आप साइड में देखते हो तो 22वां फ्लोर जो है वो 0 फ्लोर लगता है। बिल्कुल एक तरफ 0 फ्लोर ग्राउंड फ्लोर जैसा दिखेगा, पर आप नीचे झुक के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आप 22वें फ्लोर पे हो। वो पहाड़ियों का एरिया है, इसलिए थोड़ा ऐसा इल्यूजन सा क्रिएट होता है, बट वो काफ़ी बढ़िया है, आप उसको भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमने वहाँ पे नाइट लाइफ इंजॉय करी। चोंगकिंग की नाइट लाइफ भी बहुत ज़्यादा फेमस है। चोंगकिंग के बारे में बोला जाता है कि चोंगकिंग नेवर स्लिप, यानी जो चोंगकिंग है वो कभी नहीं सोता, पूरी रात जगता है। चोंगकिंग में वहाँ पे काफ़ी फेमस एक ब्रिज है, जिसके अंदर से मेट्रो चलती है और उसके ऊपर से गाड़ियाँ चलती हैं और पेडिस्ट्रियन स्ट्रीट चलती है, और रात को वो बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। आप वीडियोस में देख भी पा रहे हो कितना बढ़िया लगता है देखने में। तो ये एरिया भी काफ़ी ज़्यादा फेमस और हैपनिंग है। और वहीं पे एक ऐसी बिल्डिंग है चाइना की, जो 300 साल पुरानी बिल्डिंग है, जो कि मतलब काफी खूबसूरत लगती है रात के टाइम पे। दिन में इतनी बढ़िया नहीं लगती, बट रात में वो काफी हैपनिंग है। और जो चोंकिंग सिटी है वो रात में ही बहुत ज्यादा हैपनिंग लगती है।
और वहीं पे चाइना का एक ऐसा बिल्डिंग भी है जो 4 टावर्स पे लेटा हुआ बिल्डिंग है, मतलब ऐसे हॉरिजॉन्टली लेटा हुआ बिल्डिंग है। और वहाँ पे एक ग्लास ब्रिज भी है जो कि फ्री है, वो भी आप विजिट कर सकते हो। मैंने भी विजिट किया था, काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस था। तो चौंकिंग में आप 2-3 दिन निकाल सकते हो, काफ़ी बढ़िया है, आप मज़े कर सकते हो। चौंकिंग में मैंने अपने 3 दिन स्पेंड किए, यानी 2 रात और 3 दिन मैंने स्पेंड किए। आप भी वहाँ पे 2-3 दिन स्पेंड कर सकते हो, काफ़ी बढ़िया सिटी है। उसके बाद चौंकिंग के बाद मैं चला गया था अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जो थी जांगजियाजे। सांगजियाजे बहुत ही ज्यादा खूबसूरत प्लेस है, उसे बोला जाता है माउंटेन सिटी। वहां पे बहुत ज्यादा क्रेजी क्रेजी माउंटेन्स हैं। अगर आपने देखा हो अवतार मूवी, अगर आपने देखी हो, तो जो मूवी अवतार मूवी जो शूट हुई थी उन लैंडस्केप्स के अंदर, वो भी वहीं पे हुई थी, वहां के नेशनल पार्क में, जांगजियाजे के। और वहां पे एक तियानमेन माउंटेन करके भी है जो काफी पॉपुलर है इंडियंस के बीच में, गेट ऑफ हेवन करके, लाइक तियानमेन माउंटेन, यानी जो चाइना का जो हेवन का दरवाजा है, उसको लेके बहुत सारी वीडियोस वायरल भी होती हैं उसकी। तो मैं वहां पे भी गया था। और जो आपको जांगजियाजे की अगर बात करूं, तो जांगजियाजे में 1 रात रुका था और 2 दिन रुका था, ना 2 रात रुका था और 3 दिन रुका था। एक दिन मैंने सिटी एक्सप्लोर की थी, क्योंकि माउंटेन सिटी थी, काफी बढ़िया वहाँ का लैंडस्केप था, मैंने आसपास की चीजें एक्सप्लोर करी। उसके बाद मैं नेक्स्ट डे निकल गया था वहाँ की काफी फेमस जगह पे, जिसका नाम था द तियानमेन माउंटेन, जो कि काफी खूबसूरत है। वहां पे मेरा पूरा दिन निकल गया था। जांगजियाजे सिटी में बहुत ज़्यादा ग्लास ब्रिज आपको मिल जाएंगे, बहुत ज़्यादा घूमने फिरने के लिए ऐसे ऐसे लैंडस्केप्स मिल जाएंगे जहाँ पे आप इंजॉय कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के माउंटेन्स को विजिट कर सकते हो, हाइक कर सकते हो, बहुत सारी एक्टिविटी वहाँ पे करने को है। चाहे आप अगर आप एडवेंचर पसंद करते हो, तो जांगजियाजे में आप 1 हफ्ता भी रुकोगे तो कम ही है। तो मैंने वहाँ पे सिर्फ एक एक्टिविटी की थी। तियानमन माउंटेन पे मैं गया था केबल कार से। और ऊपर जाने के बाद मैंने एक फेमस प्लेस जहाँ पे रेंज रोवर लैंड रोवर जो है, उसने भी एक ड्रैगन चैलेंज करके एक चैलेंज किया था वहाँ पे। 1000 सीढ़ियों पे वो जो गाड़ी है वो चढ़ गई थी। वो वाला एरिया मैंने देखा। और उसके बाद मैंने वहाँ पे एक ग्लास ब्रिज भी देखा जो कि 2000 फीट की हाइट पे था, जो कि काफ़ी क्रेजी था। उसको नीचे देखने में मतलब ऐसा थ्रिलिंग्स एक्सपीरियंस अनुभव होता था। बहुत सारे लोग उस ब्रिज को क्रॉस करने में डर भी रहे थे, यानी काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस था। और ये सारा एक्सप्लोर करने में मेरे पूरा का पूरा एक दिन चला गया था। मैं सुबह गया था लगभग 10 बजे 11 बजे के आसपास, और शाम को लौटा था लगभग 5-6 बजे के आसपास। तो पूरा दिन इसमें आपका निकल जाएगा। जांगजियाजे में 2 रात ही रुका था। उसके बाद मैं वहां से मैंने प्लान किया कि मैं बीजिंग जाऊंगा। बट बीजिंग जाने के लिए मैंने ट्रेन का यूज करना था, जो कि लोकल ट्रेन थी, जो सबसे सस्ती ट्रेन थी। तो उसमें मुझे दिखा रहा था कि ये 24 घंटे लग जाएंगे। तो 24 घंटे ट्रेन में बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए मैंने क्या किया, बीच में वुहान पड़ रहा था, तो मैं वहाँ वुहान मैंने प्लान किया। तो मैं जांगजिया जैसे वुहान चला गया। वुहान में रुका था सिर्फ 24 घंटे, यानी मैं सुबह मॉर्निंग में पहुंच गया था 6 बजे, और शाम को 9-10 बजे मैं निकल गया था। 24 भी पूरे घंटे नहीं हुए होंगे। बट हाँ, मैंने एक दिन वहाँ पे स्पेंड किया था। वहाँ पे मैंने काफ़ी सारे मेडिकल इंस्टीट्यूट्स देखे थे, क्योंकि वुहान के बारे में आपने सुना होगा कि कैसा, मतलब मोस्ट हेटेड सिटीज़ में से एक है वुहान 2019 के बाद। तो वहाँ पे बहुत सारे मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं। उसके अलावा वहाँ पे एक काफ़ी फेमस ट्रेन भी थी, जिसको हैंगिंग ट्रेन बोलते हैं, जो चाइना की सबसे पहली हैंगिंग ट्रेन है, और काफ़ी ज़्यादा एडवांस, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। आप देख सकते हैं कितनी तगड़ी है, चाइना ने बहुत अच्छे से उसको बना रखा है। ग्लास का ये बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, कहीं पे भी देखो वहीं पे आपको ग्लास ब्रिज मिल जाएंगे। इस ट्रेन में भी आपको ग्लास ब्रिज देखने को मिलेगा। आप नीचे का देख सकते हैं लिटरली ऊपर चलते हुए, यानी काफ़ी फ्यूचरिस्टिक ट्रेन लगती है ये। और अगर पूरे चाइना में ये आती है तो बहुत ज़्यादा बढ़िया लगने वाली है। तो मैंने ये 2 चीज़ें एक्सप्लोर की थी, और उसके बाद मैंने आसपास की स्ट्रीट्स एक्सप्लोर की, वहाँ के लोगों से मैं मिला, बहुत सारे लोगों से मैंने बात भी की, काफ़ी कुछ जानने को मिला। बाकी वुहान 2019 में जैसा था वैसा नहीं है, बिल्कुल ही चेंज हो चुका है। वहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी वायरस नहीं है। अभी वो काफ़ी नॉर्मल है, आप विजिट कर सकते हैं। काफ़ी बढ़िया लगेगा आपको, क्योंकि जिस सिटी के बारे में पूरी दुनिया ने सुना था, वो सिटी एक्सप्लोर करने में कैसी है, घूमने में कैसी है, वो थोड़ा डिफरेंट सा एक्सपीरियंस था। वुहान से मैं निकल गया था बीजिंग। बीजिंग जब मैं पहुंचा, तो बीजिंग मेरे दिमाग में था कि कैपिटल ऑफ चाइना है, तो पता नहीं कैसी होगी, ऊंची ऊंची लैंडस्केप्स मिलेंगी, ऊंची ऊंची स्काई स्केपर्स मिलेंगी, ऐसा कुछ मेरे दिमाग में था। बट वहां पे जब मैं गया तो काफ़ी नॉर्थ में जा चुका था। नॉर्थ में ठंड थी, वहां पे 10-12 डिग्री टेम्परेचर था दिन में, और रात में वो काफ़ी ठंड हो जाती थी वहां पे। तो बीजिंग काफ़ी खूबसूरत था, बिल्कुल। एक एक फ्लोर वाले घर थे, जो नॉर्मल घर होते हैं वैसे से घर थे, बिल्डिंग्स थी वहाँ पे, बट वो दूसरी तरफ थी। वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट एरिया था। बट जो ओल्ड जो बीजिंग था, वो काफ़ी खूबसूरत था। मैंने वहाँ पे सिटी टूर किया, मैं सिटी में घूमा काफ़ी, मैंने नाइट लाइफ इंजॉय की।
और जो सबसे फेमस एक्टिविटी मैं करने बीजिंग गया था, जिसको बोलते हैं दुनिया का सातवां अजूबा, सातवें अजूबों में से मतलब सात अजूबों में से एक अजूबा, ठीक है, जो थी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना में गया था, मेरा पूरा दिन लग गया था उसमें। मैं मोतियानू करके, मोतियानू ग्रेट वॉल ऑफ चाइना करके एक जगह थी, वहां पे गया था। पूरा प्रोसेस मैंने बता रखा है वीडियो में कि आप कैसे कैसे सस्ते में वहां पे जा सकते हैं, टूर भी ले सकते हैं। बट मैं जैसे बजट ट्रैवलर हूँ, तो मैं अपने हॉस्टल से खुद ही गया था, सेल्फ प्लान करके। और अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है मेरे वीडियो में। अगर आप जाते हो तो आप भी जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा आपके पैसे बच जाएंगे। यानी आप 1000-1200 रुपये में आप एक पर्सन वहाँ पे इजीली घूम के आ सकता है। अगर आप टूर लेते हैं तो एक ही पर्सन का 1800-2000 या फिर उससे ज़्यादा भी हो जाते हैं। ये मैं हॉस्टल के ग्रुप टूर्स की बात कर रहा हूँ। अगर आप प्राइवेट जाते हैं तो आप 10-12 हज़ार आपका कहीं नहीं गया, अगर आप टैक्सी लेके जाते हैं तो आप इस तरीके से ग्रेट वॉल ऑफ चाइना पे जा सकते हो। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना मेरा सपना था कि मैं कभी वहां पे जाऊंगा। मैंने बचपन में कैलेंडर होते हैं ना घर में, जो कैलेंडर लगे होते हैं, उनमें फोटोज देखी थी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की, और मैं देख के सोचता था कि ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, यहाँ पे मैं जरूर जाऊंगा। मतलब मेरा सपना था इन शॉर्ट वहां पे जाने का। वहां पे मैं गया, मैंने काफी सारी चीजें देखी, बहुत ज्यादा थ्रिलिंग एक्सपीरियंस था, मुझे काफी बढ़िया लगा कि मैं इतनी इतनी मतलब बढ़िया जगह पे आया हूँ, काफी बढ़िया था। उसके बाद मेरा पूरा दिन वहां पे निकल गया था। तो आप भी अपना एक दिन वहां पे प्लान कर सकते हैं। बीजिंग में मैं वही 2 रात 3 दिन ही रुका था। तो वहां से फिर मैं नेक्स्ट डे मैंने बीजिंग को फिर से एक्सप्लोर किया, वहां पे कितना महंगा है वो चीज़ एक्सप्लोर की, वहां का सैलून एक्सप्लोर किया कि वहां पे नाई वाई कैसे होते हैं। सैलून की अगर बात करूं तो चाइना में ना वहाँ के लोगों को अच्छे से दाढ़ी नहीं आती है, इसलिए वो क्लीन रहते हैं। वहां पे मैं अपनी दाढ़ी कटवाने गया, तो उन्होंने मेरे को साफ साफ मना कर दिया, क्योंकि हमारी एक्सपर्टीज नहीं है। उन्होंने सीधा बोल दिया कि हमारे से नहीं कटेगा, हमें काटने नहीं आती है, हम इसको सिर्फ क्लीन कर सकते हैं। तो आप भी अगर चाइना जाओ तो अपना ट्रिमर जरूर लेके जाना, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है अगर आप मेरे जैसे बियर्ड रखते हैं। तो उसके बाद बीजिंग में घूमने के बाद, बीजिंग को अच्छे से एक्सप्लोर करने के बाद 2 रात और 3 दिन मैं निकल गया वहां से नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, जो कि थी सांघाई। मैं सांघाई इसलिए गया था क्योंकि मुझे जापान के पास से पास जाना था, ताकि मैं जापान के लिए सस्ते से सस्ते में फ्लाई कर सकूं। तो 14 घंटे की ट्रेन पकड़ के मैं बीजिंग से सांघाई पहुंच गया। सांघाई जाने के बाद मैंने संघाई की नाइट लाइफ इंजॉय की। द बूंड करके एक प्लेस है, द बूंड करके, BUND, और काफ़ी बढ़िया प्लेस है। वहाँ पे आपको चाइना की काफ़ी पुरानी बिल्डिंग्स और नई बिल्डिंग्स सारी देखने को मिलेंगी। चाइना की सबसे ऊंची बिल्डिंग देखने को मिलेगी, और चाइना का एक रेडियो टावर है, टेलीविजन टावर करके, वो देखने को मिलेगा। चाइना का जो संघाई है वो पहले फिशिंग एरिया होता था, वहाँ पे मछली पकड़ने वाले लोग रहते थे, बट अभी के टाइम पे वो इतना ज़्यादा डेवलप्ड है। वहाँ पे आपको बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें देखने को मिलेंगी। वहां पे आपको, अगर आप एनिमे लवर हो तो वहां पे एक पेडेस्ट्रियन स्ट्रीट है दाबुंड के पास ही। उसको अगर आप विजिट करोगे तो आपको रियल लाइफ एनिमे कैरेक्टर्स देखने को मिल जाएंगे। जो लोग कॉस्प्ले करते हैं, यानी जो एनिमेशन वाली मूवीज होती हैं जापान की, चाइना की फेमस मूवीज, उनके कैरेक्टर्स बन के घूम रहे होते हैं लिटरली, वो देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। और इसके अलावा वहाँ पे आपको बड़े बड़े शोरूम्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे मैंने एप्पल का शोरूम भी विजिट किया था। और हाँ, एक बात मैं आपको बताता हूँ, अगर आप चाइना जा रहे हो तो चाइना में ना आईफोन्स बहुत ही ज़्यादा सस्ते हैं। यानी इंडिया के कंपैरिजन में अगर बात करें तो 50,000 रुपये तक सस्ते हैं। अगर आप यहाँ पे 1.5 लाख वाला फ़ोन ले रहे हो तो वहाँ पे आपको 1 लाख में मिल जाएगा। दूसरा, वहाँ के जो आईफोन्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे मुझे, क्योंकि उनके आईफोन में ड्यूल सिम डल रहा था। जैसे हमारे में एक सिम डलता है, एक ही सिम डलता है, उनके में जो सिम डल रहा था, सिम कार्ड डल रहा था, वो दो डल रहे थे। फिजिकल सिम डाल, आप डाल सकते हो। काफ़ी बढ़िया लगा मुझे देख के। उसके बाद मैंने चाइना का एक शोरूम, गाड़ियों का शोरूम, हुआवे के बारे में आपने सुना होगा, काफ़ी फेमस कंपनी है चाइना की, वर्ल्ड फेमस कंपनी है, और इंडिया में हुआवे आई थिंक बैन भी है। तो वो मैंने विजिट किया उनका शोरूम, और वो लिटरली गाइस फोन के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स गाड़ियां भी बेच रहे थे। और भाई मैंने वहां पे गाड़ी देखी, काफी बढ़िया थी। अंदर से बैठ के देखा, काफी अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा वहां पे। और आप, जो एरिया है दाबुंड वाला एरिया है, वो एरिया काफी ज्यादा मतलब रिच कल्चर है। वहां पे आप कितने भी पैसे स्पेंड कर सकते हो, ऐसा सा एरिया है। तो आप सांघाई में इस तरीके से रह सकते हैं। मैं रहा था रेजिडेंशियल एरियाज में। मैंने सांघाई काफ़ी महंगा है, अगर होटल हॉस्टल की बात करूं तो 1500-2000 से ऊपर के ही होटल और हॉस्टल थे। तो मैंने वहाँ पे एक काइंड ऑफ होम स्टे लिया था, यानी घर में जो कमरा देते हैं वो लिया था। और मुझे लोकल घर भी देखने को मिले कि कैसे लोकल लोग यहाँ पे सरवाइव करते हैं, क्योंकि वहाँ पे बर्फ़ पड़ती है, ठंड होती है। तो वहाँ पे मैं लोकल लोगों के घर में रहा था।
और काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस था मेरा। थोड़ा सा बैड एक्सपीरियंस भी हुआ था, बट हाँ उसके बाद मेरे को कुछ यूटिलाइजेशन हो गई थी मेरी, तो मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। ऑल ओवर अगर चाइना की बात करूँ, मैंने 15 डेज स्पेंड किए वहाँ पे। 15 डेज में से मैं आपको बता देता हूँ, जब भी आप ट्रांसफ़र करोगे ना, आपका एक दिन तो उसमें चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं जांगजियाजे से वुहान आया था तो मेरे 10-12 घंटे खत्म हो गए थे, यानी पूरा दिन ही चला गया था। उसके बाद जब मैं वुहान से अगर पहुंचा था मैं बीजिंग, तो मेरा उसमें 14 घंटे चला गया था। बीजिंग से शंघाई गया तो 10-12 घंटे उसमें मेरा चला गया था। यानी अगर आप 7 दिन के लिए जाते हो तो मुश्किल से एक या दो ही सिटी घूम सकते हो। और अगर आप 15 दिन के लिए जा रहे हो तो 5 दिन आप मान के चलो कि 5 दिन आपके ट्रैवलिंग में चले जाएंगे। यानी जो आपका एग्जैक्ट ट्रैवल होगा वो 10 डेज का होगा, इसीलिए मैंने हर दिन का नहीं बताया। तो आप ये सिटीज आप प्लान कर सकते हो। और किसी को कोई डाउट क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। बाकी जो वीज़ा से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है वो मैंने सारे वेबसाइट पे आर्टिकल में डाल दिए हैं, आप वहाँ पे देख सकते हो। वहाँ पे मैंने कवर लेटर भी डाल दिया है, वहाँ पे आप कवर लेटर को देख सकते हो, एज इट इज़ डाउनलोड भी कर सकते हो, और थोड़े बहुत चेंजेस करके अपने अकॉर्डिंग आप उसको यूज़ कर सकते हो। और इसके अलावा अगर हम बात करें आइटनरी की, अगर आपको एम्बेसी में जो आपके आइटनरी है वो देनी है, तो वो आइटनरी भी सेम यूज़ कर सकते हो, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके अलावा अगर हम बात करें इस आइटनरी की, आई थिंक मैंने अपना इस एक्सपीरियंस सारा शेयर कर दिया है। अगर आप अपने अकॉर्डिंग अपने प्लान्स को चेंज करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं। मैंने इस बार ईस्ट वाला और साउथ वाला और थोड़ा सा नॉर्थ वाला पार्ट कवर किया था चाइना का। नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर जाना पसंद करूंगा चाइना, जो कि काफ़ी खूबसूरत कंट्री है, सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत कंट्री है। और वहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं, वो इतने प्यारे हैं, वो अपना काम छोड़ के आपकी मदद कर देंगे, इतने बढ़िया हैं। ऐसे पर्सनली मेरा कुछ खास स्कैम वगैरह से कोई पंगा नहीं पड़ा, बस हाँ मोतियानू में मैं जब गया था, यानी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना पे जब मैं गया था, वहाँ पे मुझे एक दो टैक्सी ड्राइवर ने थोड़ा सा मिस गाइड करने की कोशिश करी थी, वो मुझे स्कैम करना चाह रहे थे। तो आप टैक्सी वालों के चक्कर में ऐसा ना पड़े, अच्छे से रिसर्च करके पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें। वो बहुत ज़्यादा सस्ता और कन्वीनियंट और ईजी वे है और सेफेस्ट वे है। चाइना अगर मैं पर्सनली बताऊं बहुत ज़्यादा सेफ कंट्री है, आप आराम से उसको ट्रैवल कर सकते हो। चाइना में आप कहीं पे भी जाओ, हाँ वहाँ पे डिक्टेटरशिप है, बट वहाँ के लोग काफ़ी खुश हैं जहाँ तक मैंने देखा। और दुखी और खुश लोग तो आपको हर देश में मिल जाएंगे। ठीक है, तो काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस था, आप भी इस तरीके से प्लान कर सकते हो। आइटनरी में इतना ही, किसी को कोई भी डाउट क्वेश्चन है आइटनरी से रिलेटेड, आप मुझे ईमेल कर सकते हो, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, या फिर आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो। मैं आपके क्वेश्चंस के रिप्लाई करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। तो गाइज अब बात कर लेते हैं प्रो टिप्स की, जो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है। देखो अगर आप चाइना जा रहे हो तो सबसे पहली चीज़, आप वीपीएन चाइना के बाहर से इंस्टॉल करके जाना, ताकि वहाँ पे आप अपना गूगल या फिर अदर सोशल मीडिया एप्लीकेशंस को आप यूज़ कर सको। चाइना में एंटर करने के बाद आप वो डाउनलोड नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहाँ पे बैन है। ओके, दूसरा, वीपीएन को जरूर बाय करके जाना, चाहे वो कोई भी वीपीएन हो, जिससे आपको थोड़ा आसान हो जाएगा। और ई सिम भी आप जरूर यूज करना, अगर आपका फ़ोन ई सिम को सपोर्ट करता है, सस्ता भी पड़ेगा और उसमें इनबिल्ट वीपीएन होता है, तो आपको दूसरा कोई वीपीएन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, लैपटॉप में चलाना है, उनका वाईफाई यूज करना है, उस केस में आपको वीपीएन जरूर चाहिए। ओके, उसके बाद अगर बात करें प्रो टिप की, तो आप वहाँ पे फूड में बड़े कंफ्यूज हो जाओगे, अगर खासकर आप वेजिटेरियन हो। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप कुछ भी खा सकते हो, बट वेजिटेरियन के केस में ऐसे आपको कोई वेजिटेरियन चीज़ मिलेगी नहीं। कहीं पे अंडा, कहीं पे मीट, आपको कुछ ना कुछ तो उसके अंदर ऐड मिल ही जाएगा। दूसरा, आप वहाँ पे अपने फूड को कस्टमाइज करा सकते हो, आप गूगल ट्रांसलेटर को यूज़ करके उनको समझा सकते हो कि भाई इसमें मीट मत डालना, मैं वेजिटेरियन हूँ। ठीक है, और वहाँ पे एक चीज़ और बताता हूँ, वो इंडियंस को इंडियंस से नहीं जानते या फिर भारतीय से नहीं जानते, वो इंडियंस को हिंदू बोलते हैं, वाई करके कुछ हिंदू करके बोलते हैं। आप किसी से भी जब बोलोगे ना मैं इंडिया से हूँ, तो वो बोलेगा हिंदू, यानी वो हिंदू नहीं पूछ रहा होता, वो आपसे हिंदू पूछ रहा होता कि आप इंडियन हो, क्योंकि चाइनीज भाषा में इंडियंस को हिंदू बोलते हैं। और उसके अलावा अगर बात करें चाइना में, अगर आप टैक्सी ड्राइवर्स से मैं कहूँगा कि आप दूर ही रहना, क्योंकि जो नॉर्मल वाले टैक्सी ड्राइवर हैं वो बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं। अगर आप बजट ट्रैवलिंग करते हैं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना बहुत ज़्यादा आसान है। और दूसरा, अगर हम बात करें टैक्सी के अलावा फूड की, इंडियन फूड आप खा सकते हो, बट रेस्टोरेंट बहुत ज़्यादा महंगे होंगे और बहुत ज़्यादा रेयर देखने को मिलेंगे। बट अगर आप बजट ट्रैवलिंग करते हो तो लोकल फूड ज़्यादा से ज़्यादा खाना। मैंने भी लोकल फूड वहाँ पे बहुत ज़्यादा खाया था, वीडियोस में आप देख सकते हो मैंने क्या क्या फूड ट्राई किए थे। दूसरा, आप फ्रूट खा सकते हो, फ्रूट बहुत ही ज़्यादा सस्ते हैं चाइना में, और क्वालिटी A1, यानी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया फ्रूट्स आपको चाइना में देखने को मिलेंगे, और बहुत ही डिसेंट प्राइस के ऊपर।
उसके अलावा एक थोड़ा फनी भी चीज मैं बता देता हूँ, अगर आप आईफोन खरीदना चाहते हो तो चाइना के बीजिंग या संघाई यानी चाइना से खरीद सकते हो। आपको 50,000 रुपये तक की छूट मिल जाएगी। दूसरा अगर बात करें वहाँ पे लोगों से कम्युनिकेशन करने के लिए, भाई गूगल मैप और कुछ एप्लीकेशंस बता रहा हूँ, गूगल मैप, गूगल ट्रांसलेटर, एप्पल मैप और एप्पल ट्रांसलेटर, ये आपके फ़ोन में ज़रूर होने चाहिए। अगर आपके पास आईफोन नहीं है तो आप गूगल ट्रांसलेटर, गूगल मैप आप ले सकते हैं। गूगल मैप ऐसे 100% एक्यूरेशन नहीं दिखाता, मतलब वहाँ पे आपको बसेस वगैरह से रिलेटेड, मेट्रो से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, बट हाँ आसपास वो पहुंचा देगा आपको। खासकर अगर आप पैदल जाना चाहते हो तो वो आसपास पहुंचा देगा। थोड़ा सा आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा कि कैसे जाना है। वो आपको बिल्डिंग के ऊपर से दिखाएगा, रास्ते से नहीं लेके जाएगा। जैसे ये बिल्डिंग है, ये रास्ता है, तो रास्ते से नहीं दिखाएगा, बिल्डिंग के ऊपर से दिखा देगा। तो थोड़ा खुद का आपको ब्रेन यूज करना है कि वहां तक कैसे पहुंचना है, काइंड ऑफ टास्किंग है ये। ओके, तो गूगल मैप से आप कम चला सकते हो। कुछ लोग इसके कमेंट में ज्ञान देने आएंगे कि बाइडू आप यूज कर सकते हो। अगर आपको चाइनीज पढ़नी लिखनी नहीं आती है, देखनी पढ़नी या फिर सुननी नहीं आती है, तो बाइडू आपके बिल्कुल भी काम का नहीं है, क्योंकि वो कंप्लीटली चाइनीज में है, इंग्लिश उसमें नहीं है। और हाँ, एक चीज और बता देता हूँ, अगर आप चाइना में जा रहे हो, कैश कम है, तो आप अली पे यूज कर सकते हो। अली पे यूज करने के लिए आप, आपके पास अगर गूगल ईमेल या फिर एप्पल का फोन है, तो आप अपना, जरूरी नहीं है कि अलग से एक एप्पल आईडी बनाओ, आप अपना ओरिजिन चेंज कर सकते हो सेटिंग्स में जाके, अपनी अबाउट में जाके आप अपना ओरिजिन चेंज कर सकते हो। हांगकांग कर लेना, चाइना कर लेना, या फिर कोई भी अदर कंट्री कर लेना। इंडिया में क्योंकि ये एप्लीकेशन बैन है तो आप यूज नहीं कर पाओगे। वी चैट के केस में भी ऐसा ही है। वी चैट का केस में अगर आपके पास वहां का नंबर है तो आप इजीली वी चैट भी चला सकते हो। और अली पे में और वी चैट में आप अपना क्रेडिट कार्ड ऐड कर सकते हो, जिससे आप इजीली पेमेंट्स कर सकते हो। मैंने पर्सनली की है तो काफ़ी आसान था। अगर आप लोगों को जानना है कि आप अपने फ़ोन में किस तरीके से आप इसको मतलब चला सकते हो, ओरिजिन चेंज कैसे करना होता है, तो आप मुझे कमेंट करके बता देना। मैं एक रील बना के डाल दूंगा, तो वहां से आप देख लेना, क्योंकि यूट्यूब पे डेडिकेटेड वीडियो तो नहीं बना पाऊंगा, बट हाँ मैं आपको गाइड कर दूंगा आप किस तरीके से वी चैट आप अपना अली पे कैसे चला सकते हो। क्योंकि अगर आप चाइना में लंबे समय तक रहोगे तो कितना ही कैश कैरी कर लोगे, तो आपके पास एक दूसरा ऑप्शन भी होना चाहिए। एटीएम कार्ड्स में वो बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं, और बहुत सारी जगह पे वीज़ा या फिर मास्टर कार्ड कई बार वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अगर करते हैं तो उस पर काफ़ी ज़्यादा वो एडिशनल चार्ज लगा देते हैं, और कैश प्रेफर करते हैं मोस्टली टाइम। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपको ध्यान रखनी है। आई थिंक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी कोई डाउट क्वेश्चन है तो कमेंट करके जरूर पूछ लेना। तो गाइज अब बात कर लेते हैं एक्सपेंसेस की। मेरे पर्सनली खर्चे कितने हुए, मैं एक पर्सन के बताऊंगा, और दो पर्सन आप कितने में कर सकते हो वो भी मैं बता देता हूँ। तो डिटेल्ड मैं आपको खर्चा बता देता हूँ। मेरा सबसे पहले जो खर्चा हुआ था एक पर्सन का, लगभग 5,000 रुपये वीज़ा में हुआ था। उसके बाद फ्लाइट की अगर बात करें, आपके केस में बता रहा हूँ, मैं गया था हांगकांग से, तो मेरा फ्लाइट का कुछ खास नहीं लगा था। मैंने सिर्फ 6-7 हज़ार रुपये जापान, जब मैं गया चाइना से एग्जिट के टाइम पे, वही मेरा खर्चा हुआ था। बट आप मान के चलो आपका 30 से 35 हज़ार रुपये खर्चा हो जाएगा फ्लाइट की राउंड ट्रिप का, आप इंडिया से अगर प्लान कर रहे हो चाइना को। दूसरा बात करें हम सिम कार्ड की, तो सिम कार्ड आपको पड़ेगा लगभग 3,000 रुपये का, 14-15 दिन के लिए, 2 वीक के लिए, जिसमें आपको 2 GB इंटरनेट आपको मिलेगा। अगर आप चाइना का फिजिकल सिम बाय कर रहे हो तो कई केसेस में सस्ता भी मिल सकता है, कई केसेस में महंगा भी मिल सकता है। बट आप मान के चलो कि आपका 2 से 3 हज़ार रुपये तो सिम कार्ड पे लग जाएगा। मैंने पर्सनली ई सिम बाय किया था क्लूक से। ये कोई स्पॉन्सर्ड ऐड नहीं है, बट मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। आप भी सिम यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी ईजी है, और उसमें इन बिल्ट वीपीएन भी होता है, तो आपको अदर वीपीएन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा अगर हम बात करें होटल्स की, होटल कहीं पे आपको महंगे, कहीं पे आपको बहुत ज़्यादा सस्ते पड़ने वाले हैं। तो आप मान के चलो कि एक एक पर डे का आपको 1,000 से 1,200 रुपये खर्चा आ जाएगा, यानी 15 से 18 हज़ार रुपये आप मान के चलो। दो पर्सन जा रहे हो तो ये डिवाइड हो जाएगा हाफ हाफ में, तो 15 हज़ार आप मोटा मोटा मान के चलो। दूसरा बात करें फूड की, पर्सनली मैंने और हम दो पर्सन थे, हमने 6,000 रुपये में अपने 15 दिन निकाल दिए थे, क्योंकि हम बहुत ही ज़्यादा लोकल फूड खा रहे थे कस्टमाइज करवा के। और अगर आप अच्छा खाना खाते हो, अच्छी क्वांटिटी खाते हो, तो आप मान के चलो अगर आप लोकल फूड खा रहे हो 2 टाइम पे, फ्रूट्स और नॉर्मल चीज़ें, तो आप 6,000 रुपये में इजीली मैनेज कर सकते हो। और रही बात खर्चने की, खर्चने में तो भाई कितने भी खर्च कर लो आप। उसके बाद करें सिटी में ट्रैवल की, और बाहर इंटर स्टेट्स ट्रैवल करने की, तो ट्रेन और मेट्रोज का जो खर्चा आया था हमारा, वो आया था लगभग 15,000 एक पर्सन का, जिसमें आपकी सारी ट्रेन्स हो जाएंगी 14 सभी सिटीज़ की, और सारा मेट्रो का एक्सपेंस निकल जाएगा। और हमने मेट्रो ट्रेन ये यूज़ की थी, टैक्सी हमने कहीं पे भी यूज़ नहीं की। तो ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद बात करें एक्टिविटीज़ की,
वैसे मैं एक बजट ट्रैवलर हूँ, तो मैं एक्सप्लोर करता हूँ वहाँ की लोकल चीज़ों को। मैं वहाँ के लाइक अट्रैक्शंस पे बहुत कम ही जाता हूँ। तो जो वहाँ के मेन अट्रैक्शंस थे वो मैंने विजिट किए थे, जैसे तियानमेन माउंटेन और ग्लास ब्रिज, और जो वहाँ पे द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है वो। तो वहाँ पे मेरे लगभग लगे थे दोनों एक्टिविटीज़ के 3500 रुपये। और रही बात शॉपिंग्स की, मैंने वहाँ से बहुत सारी चीज़ इलेक्ट्रॉनिक मार्केट से बाय की थी। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना खर्च करना चाहते हैं। तो आप जितना चाहें शॉपिंग पे उतना खर्च कर सकते हैं। चाइना में बहुत सारी चीज़ें सस्ती मिलती हैं, बट हाँ, कस्टम गाइडलाइंस पहले चेक कर लेना, कभी इंडिया वापस आते टाइम आपको प्रॉब्लम का सामना करें। हाँ, कुछ लिमिटेड चीज़ों का मुझे पता है, तो आप कुछ अपने पर्सनल यूज़ के लिए बगैर डब्बा पैक आप इजीली लेके आ सकते हो इलेक्ट्रॉनिक्स में, बट बहुत ज़्यादा मत लेके आना। गाइडलाइंस चेक कर लेना, उसके अकॉर्डिंग ही प्लान करना। तो गाइज ये थे मेरे सारे एक्सपेंसेस, और होप आपको ये पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर भी अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट क्वेश्चन है इस वीडियो से रिलेटेड, तो आप कमेंट करके जरूर पूछ लेना। दूसरा, आपको फॉर्म कैसे भरना है, वीज़ा कैसे लेना है, वो डिटेल वीडियो मैंने बना दिया है, आप वो वीडियो देख सकते हैं, जो इस वीडियो के बाद आ जाएगा, और इसमें आपको पिन में भी मिल जाएगा। और आप किस तरीके से फॉर्म भरना है वो भरना सीख सकते हैं, उसके बाद क्या स्टेप फॉलो करने हैं और कितने दिन में वीज़ा मिल जाएगा, डिटेल मैंने बता दी है। तो उस वीडियो को भी जरूर चेकआउट करना। तो गाइज, चाइना की सीरीज देखनी है तो मेरी पूरी चाइना की सीरीज डल चुकी है। आप कमेंट सेक्शन से पिन वाला कमेंट देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन से चेक कर सकते हैं, लिंक प्लेलिस्ट का आपको मिल जाएगा। आप पूरा व्लॉग देख सकते हैं, सभी व्लॉगों में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया सभी चीज़ों के रेट, मैं कहाँ कहाँ गया, वो सारी चीज़ें। तो आप वहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, जो आपके चाइना के प्लान को बहुत ज़्यादा आसान बना देगा। तो गाइज, इस वीडियो में आपको होप सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय।